ऑफिसर मेजर राजीव पवार हूँ, जिसका कमीशन 1983 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में हुआ था। मैंने 10 साल आर्मी के अंदर सर्विस करी है, कमीशन सर्विस, और मेरे कम से कम 4 जो मेरे कॉलीग थे आर्मी के अंदर, उन्होंने ऑपरेशन पवन में और उससे पहले कई सारे ऑपरेशंस में बलिदान तक दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी जो ग्रीवेंस है वो ये है कि हमको बार बार हमारे सारे एडवर्टीजमेंट में दिया गया था कि पेंशन इज़ अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। आज तक हम एसएस ऑफिसर्स को कोई पेंशन नहीं दी गई है। हमारी डिमांड है कि हमको प्रो राटा बेसिस के ऊपर पेंशन दी। मैम, आपको ये पता है कि जो हमारी ये मुहिम है, जो हमारी ये लड़ाई है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन को इज्जत और सम्मान दिलाने की है। ये जो पेंशन एक वर्ड हमने लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि जो आगे की जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, जब वो आए तो उसको ये लगे कि कुछ तो हमें मिल रहा है। अगर हम लड़ाई में मर गए तो हमारी फैमिली को देखेंगे, पर जब हम जिंदा वापस आएंगे तो जब हमारे पास ये आर्मी की नौकरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो ट्रेन सिर्फ लड़ाई करने के लिए किया गया है और हम इधर पीस लोकेशन में आके हम क्या करेंगे? तो ये लड़ाई उन लोगों को वो इज्जत और सम्मान के लिए है और एक सिक्योरिटी है। आप एक जो मेडिकल होता है उसके लिए इतना लड़ रहे हैं क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये मेडिकल एक सिक्योरिटी है, एक पीस ऑफ माइंड है। क्योंकि इसका ये रिलेशन है इससे कि मैं अब और कोई काम कर सकता हूँ, कम से कम मेरी हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ मी इट। पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने हमारे वो आते हैं फौजी हैं सब हेल्दी होते हैं। ये परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। पर एनीवेज, जो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पेंशन की बात है, ये रूल्स रेगुलेशंस भी कहते हैं कि आपकी जितनी सर्विस है आपका उतना पेंशन मिलनी चाहिए। और आपका ये जो हम 3 कैटेगरीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, एक है सुप्रीम कोर्ट के जज, एक है एमपीज और एक है मिलिट्री ऑफिसर। सो मिलिट्री जो मिलिट्री पीपल, मिलिट्री पर्सनल, तो जब उनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम करने के बाद भी पेंशन मिल रही है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को क्यों नहीं? और मेरी ये लड़ाई इसीलिए है कि हमें दो ना दो, पर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए तो आप कुछ करो। नहीं, आफ्टर 60 ईयर्स तो दी जा सकती है। क्या लग रहा है आपको? तो ज़्यादा इजी 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स दे आर एलिजिबल। नो, हमारा ये कहना था कि आप हमें रिलीज़ कर दो सर्विस से। हम कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट जिस भी रैंक से रिलीज़ हो रहे हैं हम रिलीज़ कर दो। पर जब हम 60 साल पे पहुंचते हैं तब से हमारी पेंशन लगा दो, अगर वो फुल सर्विस है। पर एक्चुअली वो भी गलत है, वो भी गलत है। आप देखिए एमपी और एमएलए को नहीं मिल रही है, सॉरी एमपीज को नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मिल रही है। तो हमें क्यों लड़ाई करनी पड़ रही है? हमें क्यों? हम जब फौज से निकले तो हमें सोचा नहीं कि हम अपनी फौज के अगेंस्ट ये काम करेंगे। ये सरकार के अगेंस्ट कर रहे हैं, फौज के अगेंस्ट तो हम आज भी नहीं है। पर हमें ये लगता है कि जब हम निकले थे हमारे लिए, अभी भी है आज भी, पर उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे किसी फोरम पे खड़े होके बोलेंगे। पर आपको ये बता दूं कि बोलते भी कुछ ही लोग हैं, सारे तो बोलते नहीं है। सबकी लड़ाई कुछ ही लोग लड़ते हैं। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस लड़ाई में हूँ और आगे कितनी जनरेशन्स को इसका फ़ायदा होगा। I am Captain N.S. Randhawa. I am IPS as well as now senior citizen. So बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका? yeah, I was short service commission 1313. We call it Lucky 13ians group. And we joined knowing fully well that war is at our doorstep. We had opted for this army service as a second, priority, because otherwise I would have gone to become an engineer. I left my engineering in between and thought of okay, one has to fill the belly, but why not to do it more graciously and gracefully. So we joined at that time
Jokingly, we used to call ourselves Yahya Khan Commission, because if he had not imposed war on India, we would not have been recruited. So that was the situation at that time. But when I entered army, I got some medals, that time whatever the 2-3 medals were given, And we call ourselves lucky in the sense. मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि सरकार की तरफ से मेडल तो दिए जाते हैं बैटल के लिए कहीं भी, लेकिन पेंशन नहीं दी जाती। इसको आप कैसे देखेंगे? उनको जो प्रिविलेज मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही, इसको सरकार की क्या पॉलिसी कही जाएगी? It's very well, articulated by you that, a person who has opted for a service which can take one's life also. So once you opt for that, it is the bounden duty of that society, country, nation to look after that person for rest of the life. So unless that is looked after, that means we fail somewhere. So in my case, it was a choice that and by choice also I came out. Because from the day one, I knew this is a 200 years old organization. There is no scope for much use of grey matter. No possibilities of much advancement. So I thought of quitting it, knowing fully well I will be thrown in the open. So I landed up in the open market and started, once you wear the uniform, then it becomes very difficult to exist in the civilian clothes, because you get polished, your character gets polished, you want certain order, planning in life. That doesn't happen civil. So we were victims of that times political milieu. The atmosphere at that time was such that we were not, looked after the way we should have been, because we had given our life for the nation. Some of my colleagues went to the border, and some of the Short Service Commission at that time, they got even Mahavir Chakra, and I believe one of us got Paramvir Chakra also. So it was not a question of who and what. It was whatever was stored. So one was to live it. Now in my case, good things happened. I got into, a service which got inducted into IPS. Then I got my promotions, and I am getting now pension also. मैं दिल्ली में रहता हूँ और आर्मी अफसर हूँ EC1 का। 63 में कमीशन हुए थे। हमें कहा था कि 5 साल के बाद आपको या तो रिटेन करेंगे या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो 4 साल 10 महीने के बाद हमको रिलीज़ कर दिया गया आर्मी में विदाउट टर्निंग नोटिस। कुछ नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। We were just on the road like cattle. Nobody was there to look after. What is your rank? I was captain in the army that time. Yes, हाँ जी। और DGR जो अभी कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, दे वर आल्सो कुछ ही नहीं पता उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज इट वॉज इन्फ्लक्स, इतने आदमी इकट्ठे बाहर आ गए कि दे डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, दे वर कंफ्यूज्ड। Why they confused? It is their duty to manage all these persons. But they were not prepared for that, They were not prepared for this kind of instruction. देखिए वो तो युद्ध की बात है, युद्ध तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं युद्ध के बाद जो आदमी वापस आर्मी ऑफिसर जो रिलीज़ हो गए थे वो 1-2 नहीं थे, वो हज़ारों में थे। कितने हजार होंगे? वेल जब मैं दिल्ली में था तब 500-600 आदमी थे जो हम मार्च किए थे हमने अपने। टोटल वैसे क्या लगता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स कितने हैं? वेल उसके फिगर तो याद नहीं, देखनी पड़ेगी ना वो तो। 8-10 हज़ार के आस-पास ही है। 8,000 ज़्यादा भी हो सकते हैं। यस, मैं जो है ऑफ पवन श्रीलंका ऑपरेशंस में भी गया था, पार्टिसिपेट किया था। 2-2.5 साल के लिए वहाँ रहे हैं हम। और कमांडो ऑपरेशंस में मतलब कमांडोज़ के साथ, पैरा कमांडोज़ के साथ सर्व किया था।
उनके कमांडोज भी हैरान होते थे कि भाई आपने तो कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं की। मैं कहा बिना ट्रेनिंग के ही हम कमांडो हैं। दैट फिजिकल स्टेमिना इज़ देयर इन अस, हम कर सकते हैं। और उनके सीओ जो थे 10 पैरा कमांडोज के कर्नल दलबीर सिंह वीरचक, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी पलटन में ज्वाइन करिए। तो उनको मुझे बताना पड़ा बड़े दुख के साथ। मैं कहा सर हमारा तो फेट डिसाइडेड है। 5 साल बाद हमें जो है एक्सटेंशन मिला है, रेगुलर नहीं मिला है। एक्सटेंशन में हम मतलब 5 साल और नौकरी कर सकते हैं बस। तो नौकरी के बाद वैसे पेंशन सभी को मिलती है, हाँ जी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर देश पर जान वारने को तैयार रहने वाले लोग भी पेंशन के हकदार नहीं, तो फिर तो मुझे लगता है कोई भी पेंशन का हकदार नहीं है। अब ये सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं ले पा रही? सरकार इस पर एक्शन इस वजह से नहीं ले पा रही क्योंकि जितने हमारे कमांडर्स हैं उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं भाई एक्सपेंडिचर्स कट करिए। नहीं, पर वो अपने खर्चे तो वो कम नहीं कर रहे हैं। अपने वो कम नहीं करते, ज़्यादा वो बढ़ाना नहीं चाहते कि मतलब जिस वजह से हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को आप पेंशन 60 साल बाद देंगे, 30 साल 35 साल की उम्र में आ जाता है वापस शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। 10 साल 15 साल नौकरी करी, उसके बाद अगर वो 60 साल की एज के बाद 1 रैंक 1 पेंशन दें तो ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। 200 करोड़ साल का बस। और ये यहाँ जो है हज़ारों करोड़ बढ़ जाते हैं, गरीब को बांट रहे हैं, इसको बांट रहे हैं, पता नहीं किस किस को बांट देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैप्टन रोमियो जेम्स सू एएससी में कमीशन हुआ था 1981 में, और एज अ शॉर्ट सर्विस मैं लकी था कि मेरे को फ़ौज ने है ना अपॉर्चुनिटी दी, जो कि मेरे जो कलीग्स थे ऑफिसर्स और सीनियर, जैसे बात हुई है अभी कि उन्होंने तो बंदूक उठाई और लड़े। मेरा डिफरेंट कुछ वो था गेम। तो मैं हॉकी में था शुरू से, तो मैं सर्विसेज टीम को कैप्टन कर रहा मैंने 4 साल नेशनल्स में, जो हम नेशनल जीते हैं। और उसके बाद इंडिया भी खेला हूँ मैं, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स। और मैं इंडियन टीम का कोच भी रहा हूँ 3-4 बार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को प्रेसिडेंट अवार्ड से ध्यानचंद अवार्ड 2015 में मेरे को हॉकी को अचीवमेंट देखते हुए मेरे को दिया है। मेरे को दुख होता है जब मैं अपने कॉलीग्स को देखता हूँ, अपने सीनियर ऑफिसर्स को देखता हूँ कि उन्होंने जो बैटल फील्ड और आके अपने हमारे जो पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पे अपना प्राइम दिया है लड़के। और इफ़ आई एम राइट तो हमारे जो एसएस ऑफिसर्स और ईसी ऑफिसर्स को परमवीर चक्र और वीर चक्र से भी सम्मानित हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से ये है, सिर्फ गुजारिश है कि वाई नॉट एसएस ऑफिसर्स है ना, ओआरओपी को देखना चाहिए। और हमारी मांग जो है जायज़ है, कोई हम कुछ आसमान नहीं मांग रहे, ज़्यादती नहीं मांग रहे, कुछ आसमान नहीं मांग रहे। तो वॉट एवर दे डिज़र्व, आई थिंक एज ए नोबल प्रोफेशन, आर्मी इज़ ए नोबल प्रोफेशन। तो एज ए नोबल प्रोफेशन कुछ उस पर तवज्जो दिया जाए गवर्नमेंट का, यही मेरी गुजारिश है। क्योंकि मैं देखता हूँ स्पेशली लेडी ऑफिसर्स है ना, क्योंकि वो उन्होंने मुझे 5 इयर्स करा, उन्होंने या 10 इयर्स करा, उनकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं है ना, उनकी फैमिली जाती है, तो वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। समझता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन है एसएस ऑफिसर्स के साथ में, कि जब उन्होंने 10 साल आर्मी के अंदर वही सर बिल्कुल जिस तरह से बाकी कॉलीग्स हैं हमारी जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनकी तरह इस देश की सेवा में पूरी तरह से जान न्यौछावर करी हमने। और हमारे साथियों ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि बलिदान तक दिया है और उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। जब पेंशन की बात आती है तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, which is very much unjust and total injustice with the SS officers. So I want this should be corrected. नहीं, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इतने सालों तक क्यों कुंभकर्ण की नींद सोए रहे? अब सरकार सो रही है तो उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शॉर्ट सर्विस का जो ये वॉइस है
इसको हम हमेशा से उठाते रहे हैं, लेकिन जैसा पहले कहा गया है कि अब मीडिया में हमारा थोड़ा मीडिया बहुत एक्टिव है और मीडिया को हम अपनी तरफ ड्रॉ कर पा रहे हैं उनका अटेंशन। मीडिया तो वैसे शुरू से एक्टिव रहा है, पहले प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन आप लोग अगर अपनी एजुटेशन को किसी तरह से डिमांड को रखते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहुंच जानी चाहिए थी। यहाँ आपकी अब हमने अपने आप को थोड़ा यूनाइट किया है और यूनाइटेड होकर के हमने भी अपना फोरम बनाया है और जो हमारे प्रॉपर हक हैं, ये पेंशन अब हमारा हक है। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्यों? जब हमने 10 साल पूरी तरह देश की सेवा में लगा दिए और उस टाइम पे जब हम बिल्कुल जवान थे, जब हमारे को हमारी काबिलियत के अनुसार हमको बहुत बढ़िया जॉब मिल सकते थे बाहर, हमने देश की सेवा में लगाए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमको पेंशन नहीं दी गई। तब हम सब लोग इकट्ठे हुए और अब हम डिमांड करते हैं कि हमको पेंशन मिले। मैडम, मेरा नाम कैप्टन शिवाच है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ। आर्मी 83 में ज्वाइन करी थी और 92 में छोड़ा था। तो छोड़ने के टाइम पे हमें आर्मी की तरफ से कुछ नहीं मिला, खाली ग्रेच्युटी दी गई थी। और इस दौरान जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो OROP दी गई थी, उसमें टेबल बनाया गया था कि 6 महीने से लेकर 33 साल तक का जो भी सर्विस पे प्रोरेटा बेस पे पेंशन दी जाएगी, उस टेबल से हमारे जो ग्रुप को SS ऑफिसर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए और जो रैंक हमने अर्न किया, जो प्रेसिडेंट की तरफ से कमीशन हुआ था, उसके ऑनर को बरकरार करने के लिए सरकार से डिमांड करने आए कि हमें OROP दिया जाए। I have come from Ghaziabad district, which is located in UP, India. My name is Captain Narendra Pal Singh. Josh is as much as I was when I joined army in 1981. मैं कैप्टन सुरेश चंद्र शर्मा हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं सन 85 में कमीशन हुआ था और मैं 92 तक फ़ौज में रहा और 7 साल की नौकरी करने के बाद मेरे को फ़ौज से मैंने छुट्टी लेनी पड़ी, बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि पूरी हमने अपना जो बेस्ट टाइम था वो फ़ौज को दिया। पर उसके बाद में PRC नहीं मिलने के कारण हमें बाहर आना पड़ा मजबूरन। उसी समय मेरी शादी भी हुई और मेरे घर की जिम्मेवारी के साथ साथ मेरे पत्नी के सहयोग अगर ना होता तो मैं शायद इनको मैं टूट चुका होता। परंतु मैंने किसी तरीके से आज वापस मुझे बैंक की एक सर्विस मिली, जिसमें कि मेरे को बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया। तो पेंशन वाला यहाँ पर जो जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, वो क्या सोच कर आए? हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमें जब यूथ था, जब हमें पूरा हमारे से सर्विसेज ली गई और पूरा हमें सर्विसेज देने के बाद में हमें छोड़ दिया गया और ना ही हमारे पास में पेंशन है और ना ही हमारे पास में कोई मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी में भी जो इन्होंने अभी किया है उसमें 1.5 लाख जमा करो 70% मिलेगा, इस तरीके की जो योजना है वो किसी न किसी तरीके से हमारे को पूरी तरीके से भेदभाव भरी युक्त लगती हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमें प्रोराटा बेसिस पे ही पेंशन मिले, पर पेंशन हमें मिलनी चाहिए और हमारे द्वारा दिए गए योगदान को हमें उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल किसी, ये हमारी पूर्ण विश्वास भी है मैडम। During my period, I've also been involved, associated with OPA 1, because when I was providing transport cover, I feel the short service officers should also be given OREP. They've also served with this regular service officers, and they've also faced the same bullets that is faced by the regular officers. So why this discrimination that the short service officers are not given anything and they're simply told after a period of 5 years or 10 years, they're simply told to go home? They are equally worthy. There is no fixed criteria for assessment for grant of PRC or for your going home. It is only based on your ACRs and it is a subjective matter because every person has his own views. 14 फरवरी 2020
को ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसके तहत माना गया। 1965 में कमीशन शुरू हुई और 2020 में माना गया। इसका मतलब कि 55 साल तक हमें एक सर्विसमैन ही नहीं माना गया। तो आपका जो सवाल है कि आपको पेंशन से वंचित क्यों रखा, पेंशन एलिजिबल होने के लिए आपको एक सर्विसमैन कहलाना पड़ता है। तो 55 साल में कितने लोग रिलीज़ हो गए, कितने शहीद हो गए, कितने ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर चुके, इसका तो मैं आपको आंकड़ा बाद में दूंगा। पर अगर ये गवर्नमेंट गैजेट नहीं निकालती तो हम एक सर्विसमैन नहीं कहलाते, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हमारा समाज में कोई स्टेटस नहीं होता।